तब ही वो क्या करेंगे कि पढ़ाएंगे। एक मैडम एग्री भी हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर वो डिसएग्री हो गई। तो ऐसा है कि अगर ग्रुप मेंबर ही ये कोशिश करें, कुछ अपने जिम्मे कुछ टॉपिक लगा लें, डिवाइड कर लें, और उसके बाद उसको पढ़ा लें, तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, इंग्लिश और दूसरा जो पेडागोजी है उसकी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। मैं वो आप लोग को ये थोड़ा सा बताता चलूं कि जब हम कभी तैयारी किया करते थे, उस वक्त तो सच्ची बात है ऐसी टीम ऐप वगैरह पे हमने कभी भी नहीं तैयारी की। हमारे पास यही ऑप्शन होते थे कि फेसबुक के स्टडी ग्रुप या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप, उन्हीं पर हम क्या करते थे, आमतौर पे तैयारी करते थे। और जो कुछ खुद पढ़ा, जो नोट्स तैयार किए, वही बाकी लोगों को भी क्या किया, डाटा शेयर कर दिया। तो अब भी आप इधर मेंबर्स को जो कि ऑलरेडी बीएस कर चुके हैं, ठीक है, तो काफी अच्छे पढ़ने वाले लोग भी ग्रुप में मौजूद है, तो वो ऐसा करें कि इंग्लिश और पेडागोजी ये डिवाइड कर लें किस तरीके से, और इस तरीके से क्या करें कि ग्रुप में पढ़ा दिया करें। मैं अपना वही सब्जेक्ट ही जिसे क्या करूँगा, फिलहाल ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बाकी ये अगर कोई पढ़ाना चाहेगा इंग्लिश, तो उसमें यही करेंगे कि उसका लेक्चर रख देंगे। चलो, मुझे क्या होगा, कुछ दिन जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ये एक क्या है, एक पॉसिबल जिसे कहते हैं वे है, जिससे क्या की जा सकती है, बाकी चीजें आपकी तैयार की जा सकती हैं। और बाकी ये भी जिसे कहते हैं कि एक आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है कि बहुत टाइम बाद ऐसे जॉब्स आई हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर तैयारी जो है वो करनी चाहिए। मेंबर अभी तक 4 से 5 ही हुए हैं। ठीक है। टॉपिक वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है, कल मैंने बात की थी किस पे, मल्टीपल एलील पे। उसमें कल वाली जो एग्जांपल थी वो रैबिट की फर के बारे में थी। आज जो है वो हमारा वैसे टॉपिक होगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है। उस पे ओवरऑल कोशिश करेंगे, बात करेंगे। अब वो उस पे मैं भी किताब एक दो पढ़ी भी थी, तो उसमें देखा कि सारा टेक्स्ट ही मौजूद था, डायग्राम्स नहीं थी। तो फिर मैंने ये नेट से कुछ डायग्राम उठाई हैं, ये शेयर कर दी हैं। तो ज्यादातर लेक्चर जो होगा वो ओरल होगा, आप लोगों ने बातों को सुनना होगा, उसके अलावा अंडरस्टैंड करना होगा। इसके अलावा आप कुछ क्वेश्चन लाजमी तौर पे शेयर करेंगे। अच्छा, कुछ लास्ट वाले एक दो लेक्चर्स थे जिनमें मैंने एंड पे इवन के ये भी नहीं कहा कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आस्क कर ले। ठीक है। उसकी कुछ वजूहत थी कि वहां पर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन एज इट इज मेरे हिसाब से बनते नहीं थे। ठीक है। आज वाला जो लेक्चर है इस पे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है। आप लोग लाजमी तौर पर इस पे क्या कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, आज वाले लेक्चर पे भी पूछ सकते हैं, और कल वाले लेक्चर पे भी आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मजीद किसी ने डिस्कस करनी हो तो वो डिस्कस कर सकता है। मेंबर्स जो है अब तकरीबन 8 से 10 मेंबर आ चुके हैं। तो मैं एक बार फिर अनाउंस कर दूं कि जिस मैडम को मैंने एग्री किया था कि आप ऐसा करें कि इंग्लिश पढ़ा दें, चले हम आपको कुछ पे कर देंगे, तो अब वो नहीं पढ़ाना चाह रही। ठीक है। तो उसमें अब यही है कि यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स माशाल्लाह अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं। अगर आप लोगों में से ही कुछ एग्री हो जाए और इंग्लिश का और पेडागोजी जो है उसको डिवाइड कर लें, और हर बंदा कुछ पोर्शन अपने जिम्मे लेकर उसको पढ़ा दे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी ना बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पर फिर बताता चलूं कि जितने यहाँ पे ग्रुप मेंबर मौजूद हैं, आप सबका आपस में कंपटीशन है, और वही लोग ही सिलेक्ट होंगे जिनकी तैयारी दूसरे से बेहतर होगी, या वही लोग सिलेक्ट होंगे कि चाहे फेडरल की जॉब्स है या उसके बाद कभी किसी भी फील्ड में जॉब्स आती हैं, तो वही लोग सिलेक्ट होंगे कि जिनकी तैयारी दूसरे से बेहतर है, या जिन्होंने दूसरों से बेहतर परफॉर्म किया है। ऐसी सूरत में जाहिर बात है, हम में से हर शख्स ही कोशिश कर रहा होता है कि अपना जो डाटा है वो किसी के साथ शेयर ना किया जाए। ठीक है। या अपनी तैयारी है वो किसी के साथ ना शेयर की जाए। तो ये बात सिर्फ यहाँ पर ही जिसे कहते हैं कि लागू नहीं है। मैं खासतौर पर स्पोर्ट्स के कंपटीशन भी देखता रहता हूँ, तो वहां पर भी यही तर्ज अमल होता है। लेकिन थोड़ी सी अगर हम अपनी इस एक और जिसे कहते हैं सोच के साथ इसको देखें, कि अगर आप अपनी चीजें, अपना डाटा शेयर कर देते हैं किसी के साथ,
तो उसका ही थोड़ा सा ये भी बेनिफिट होता है कि अब आप ये सोचते हैं कि मैंने जो कुछ मुझे आता है तो वो बाकी लोगों को भी आता है, अब मैं क्या करूं कि फर्दर मजीद बेहतर तरीके से क्या करूं कि वो प्रिपरेशन कर दूं। तो इससे ये होता है कि जिसे कहते हैं ना कि आपकी अपनी प्रिपरेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। मैं अपनी बात को ना एक लॉजिक के तौर पे इस तरह भी एक लॉजिक पेश करना चाहूँगा कि वो लोग जो प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो अगर आप फर्ज किया, आप अगर एक दिन जितना भी आपने 10 मिनट या 15 मिनट एक्सरसाइज की, ठीक है, तो आप आखिरी वक्त तक गए जहां पर आपने क्या किया कि मजीद आपसे काम नहीं हो रहा, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेज होगा, वक्त के साथ साथ आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। तो अगर आपका डेटा बाकी लोगों तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद जाहिर बात है आपको ये चीज़ खुद भी टीज करेगी कि आपने क्या करना है, पहले से ज़्यादा मेहनत करनी है और उसके नतीजे में आप वाकई पहले से ज़्यादा काम करेंगे। खैर, बातें इतनी ज़्यादा करना वो मकसद नहीं था। हम अपने टॉपिक की तरफ ही आना चाहेंगे क्योंकि 3 से 4 मिनट भी ऊपर हो गए हैं। तो शेयर कर दें, आप ऐसा करें कि स्लाइड शेयर कर दें, हम देख लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है और उसमें क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। देखें, कल वाले या पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने अलाउ नहीं किया था, उसकी रीज़न ये नहीं है कि लेक्चर से भागना चाह रहा था, उसमें ये है कि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते नहीं थे। खैर, कल वाले में भी लेक्चर अच्छा था, यानी कि उसमें बन सकते थे, आप आस कर सकते हैं आज वाले लेक्चर में भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक मल्टीपल अलील्स के कल हमने स्टार्ट किया और आज देखते हैं रिकॉर्डिंग ठीक है, चल रही है जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, हम इसकी एग्जांपल जो है वो आज कोट करना चाहेंगे। तो एक जीन है जिसको हमने नाम दिया आई आई जीन, ठीक है। तो उसके बहुत सारे पॉसिबल अलील है यहाँ पर, जिसकी बिना पर हम उस ब्लड ग्रुप को नाम देते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। अगर आपको नंबर ऑफ जिसे कहते हैं पॉसिबल अलील पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसके पॉसिबल जीनोटाइप बता सकते हैं। कल उसके लिए फार्मूला भी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर 2 अलील होंगे तो हम कहते हैं कि पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे, 3 होंगे। इस तरीके से अगर 3 अलील होंगे पॉसिबल जीनोटाइप 6 होंगे, अगर 4 होंगे तो पॉसिबल जीनोटाइप हमने देखा था वो 10 होंगे। खैर, हम अपनी बात की तरफ आते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल के पास हमेशा हम कहते हैं कितनी एलील्स होती हैं, 2 होती हैं पॉपुलेशन में, चाहे 3 हो, 4 हो, 6 हो या 10 हो, ये मैटर नहीं करता, एक इंडिविजुअल के पास हमेशा 2 ही अलील होती हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि एक अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो उसमें ये देखें कि दोनों अलील के पास दोनों क्या है, यानी कि अलील कैसी हैं, होमोजाइगस हैं, मतलब दोनों के पास ए जो है वो आप कह सकते हैं कि एंटीजन मौजूद है। इसको ब्लड ग्रुप को भी हमने नाम दिया ए का। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर इस ब्लड ग्रुप को हमने नाम दिया ए बी का, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर होमोलॉग में एक के पास क्या है, एंटीजन ए है, ठीक है, और दूसरा जो अलील है दूसरा होमोलॉग है उस पर कौन सा हम कहते हैं अलील मौजूद है, ब्लड ग्रुप बी का, इसको हम नाम देते हैं ब्लड ग्रुप ए बी का। इसी तरीके से ए में हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर एक पर होमोलॉग पर क्या मौजूद है, ए मौजूद है, ठीक है, और दूसरे पर क्या मौजूद है, स्मॉल आई, तो इसको भी हम ए का नाम देंगे। इसी तरीके से क्योंकि ए जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है इसके ऊपर, जो स्मॉल लेटर आई शो किया है इसके ऊपर, इसी तरीके से जो बी है वो भी क्या है, कम्प्लीटली तौर पर डोमिनेंट है इस स्मॉल लेटर आई पे। लेकिन ए और बी का कंपेयर करें तो ये को डोमिनेंस केस है। कैसे, जैसे कि आपने देखा सेकंड लाइन में दोनों लील मौजूद है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, तो ब्लड ग्रुप क्या था, यहाँ पर ए बी था। खैर, हम चौथे लाइन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप बी दिखाया हुआ है, जैसे ब्लड ग्रुप ए के बारे में बताया था कि अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो ब्लड ग्रुप ए था, यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में ब्लड ग्रुप बी है। पांचवा पॉइंट देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये बताया हुआ है कि अगर एक होमोलॉग पर ब्लड ग्रुप बी का लील मौजूद है और दूसरे पर हमने कहा कि स्मॉल लेटर आई मौजूद है, तो तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा।
आखिरी जो इसमें लाइन है इस पे आप देख सकते हैं कि अगर दोनों स्मॉल लेटर आई मौजूद हैं तो फिर हम कहते हैं ये ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है, ओ कहलाता है। ठीक है, तो पॉसिबल जीनोटाइप हमारे पास यहाँ पर 6 बने, और इसके अलावा जो पॉसिबल फिनोटाइप है वो हमारे पास कितने हैं? पॉसिबल फिनोटाइप हमारे पास एक हमारे पास ए है, दूसरा बी है, ए बी है और ओ है। 4 पॉसिबल हमारे पास यहाँ पर फिनोटाइप है। अच्छा, इसके बाद फर्दर हम खास तौर पे बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस तरीके से बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए हम बात करते हैं आर एच फैक्टर की। मतलब अगर आर एच फैक्टर मौजूद है तो उसके लिए हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है तो उसको हम नाम देते हैं ये नेगेटिव है। अच्छा, आर एच फैक्टर के लिए भी एक और हम कहते हैं कि जीन मौजूद है जिसको हम डी का नाम देते हैं, और वो दोनों सूरत में मौजूद हो सकता है, मतलब तीनों सूरत में। एक हमने कहा कैपिटल डी मतलब आर एच फैक्टर मौजूद होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा कैपिटल डी स्मॉल डी, उस सूरत में भी हम कहते हैं कि आर एच फैक्टर मौजूद होगा और वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन जब हम कहते हैं, जैसा कि हमने ब्लड ग्रुप ओ में देखा दोनों लेटर ही स्मॉल हैं, वैसे ही स्मॉल डी आएगा तो हम कहते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि उसके पास आर एच एंटीजन मौजूद नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर बता दूं कि एंटीजन और एंटीबॉडीज का क्या कंसेप्ट है। देखें, कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास एंटीजन ए मौजूद है तो उसके पास एंटीबॉडी उसके अपोजिट मतलब बी के खिलाफ एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। मतलब किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीबॉडीज बी के खिलाफ मौजूद होगी। ये आप कह सकते हैं कि बर्थ के 2-3 मंथ बाद ही ये एंटीबॉडीज खुद ब खुद डिवेलप होना शुरू हो जाती हैं। इससे किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास ए के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होगी। अच्छा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो अब हम कहते हैं उसके पास ना तो ए के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी और ना ही बी के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। ठीक है, इससे किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब ओ से मुराद क्या है, ना उसके पास एंटीजन ए है ना ही उसके पास एंटीजन बी है, तो उसके पास दोनों ए के खिलाफ भी और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज लाजमी तौर पर मौजूद होती हैं। ठीक है, मतलब कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो इसमें सीधा सा एक सिंपल ही असूल है कि ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है। लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ओ में भी फर्दर आप कहेंगे नेगेटिव वाला, मतलब याद रखिए नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले को डोनेट नहीं कर सकता। मतलब ओ पॉजिटिव, अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ओ नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। क्यों दे सकता है? उसे नेगेटिव वाले से मुराद ये है कि उसके पास हमने कहा कि आर एच एंटीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, जब एंटीजन मौजूद ही नहीं है तो अगर ओ वाला ओ नेगेटिव वाला का ब्लड ओ पॉजिटिव के अंदर जाएगा, उसकी बॉडी में जाएगा, तो उसके पास एंटीजन ही नहीं है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती ही नहीं है। ठीक होगी बात? अच्छा, खैर, हम फर्दर इस पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। कुछ कंसेप्ट हैं वो अंडरस्टैंड करना लाजमी होते हैं कि हमने कहा कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे एक दोस्त हैं वो हीमोफीलिया का शिकार हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बिलाल साहब उनका नाम है। तो हीमोफीलिया का शिकार हैं तो उनको तकरीबन हर वीक जो है उनको लाजमी तौर पर जो है वो उनको ब्लड जो है वो रिसीव करना पड़ता है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनको करवानी पड़ती है। तो वो कहते हैं कि जो उनका ब्लड है, मैंने उनका ब्लड ग्रुप तो नहीं पता किया, खैर, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर हमेशा क्या करते हैं, इसी रूल को ही फॉलो करते हैं कि ए वाला ए को दे, बी वाला बी को दे, ए बी वाला ए बी को दे और ओ वाला ओ को दे। कहते हैं बाजू ये वहां पर डॉक्टर भी, वो हालांकि लाहौर लाहौर में रह रहे हैं, वो कहते हैं डॉक्टर भी इस चीज से डर रहे होते हैं कि ठीक है ओ वाला यूनिवर्सल डोनर तो है लेकिन हम इसे ए को नहीं देते।
ठीक है। वो कहते मैं खुद उन्हें कहता हूँ, कहते बाज़ औक़ात अगर ब्लड अवेलेबल नहीं होता तो मैं खुद उनको कह देता हूँ कि आप क्या करें, लगा दें। लेकिन कहते वो डरते डरते लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर खुद भी इस पर विलिंग नहीं होते कि वो क्या करें कि अपना जो है अपोजिट ब्लड ग्रुप मतलब ओ वाला जो है वो किसी और को दे दे। इस चीज़ को आमतौर पर डॉक्टर खुद भी रिकमेंड नहीं कर रहे होते। अच्छा, इसकी कुछ वजूहात हैं। क्या वजूहात है? मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। जो नेगेटिव वाला है, वो नेगेटिव वाला, उसके पास एंटीजन तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वाले के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होती है। अब वो जो एंटीबॉडीज हैं, जब आपको पता है कि उसके ब्लड के अंदर जाएंगी, तो क्या वो उसके एंटीजन को किल करेंगी? इसका जवाब, इसका आंसर है कि नहीं किल करती। देखिए, वो एंटीबॉडीज जो हैं उसके टिश्यूज के अंदर क्या हो जाती है, डिफ्यूज कर जाती हैं। इशू पता क्या होता है? इशू उस वक्त होता है कि जब आप ये कह सकते हैं कि फर्ज किया कोई जिसका ब्लड ग्रुप हमने कहा कि पॉजिटिव है, उसके पास क्या मौजूद है? एंटीजन मौजूद है। वो नेगेटिव वाले को ब्लड देगा, ठीक है। तो अब बहुत सारे अगर ब्लड सेल वहां पर जाएंगे, वहां पर भी कम तादाद में नहीं, बहुत सारे अगर ब्लड सेल जाते हैं, बहुत सारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, तो उसके नतीजे में क्या होगा? हम कहते हैं इसका नुकसान क्या होता है? हम कहते हैं मुसलसल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती रहती हैं, जिसके नतीजे में काफी सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और वो क्या करती हैं? उन ब्लड सेल्स को मारना शुरू करती हैं, उनको आप कह सकते हैं उनकी क्लम्पिंग करती है, उनको क्लस्टर की सूरत में इकट्ठा करती है। अब जब ब्लड के क्लॉट्स बनना शुरू होते हैं तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होते हैं? वो फंसना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब ब्लॉकेज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? जाहिर बात है, पेशेंट को जो है वो लाजमी तौर पर उसका पूरा बॉडी जो है वहां पर, या वो हिस्सा जहां पर ये ब्लॉकेज आ रही है, तो उसको इशू होगा, और उसके नतीजे में क्या होता है? हम कहते हैं उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये हम कहते हैं कि ओवरऑल जो है, हम कहते हैं कि इसकी जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो इन सारी चीज़ों का ख्याल किया जाता है। खैर, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन जो है किसको ब्लड देना चाह रहे हैं? उसके लिए सिंपल सा टेस्ट होता है। आप खुद भी क्लासरूम के अंदर या लैब के अंदर कहीं भी आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आपको एंटी सीरम जो है वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो आपने क्या करना है? उसके एक स्लाइड पर ड्रॉप जो है वो आप डाल सकते हैं। मतलब एक ड्रॉप जो है वो आप कह सकते हैं एंटी सीरम ए होता है, दूसरा बी होता है, और तीसरा वाला जो है वो डी वाला है, ठीक है। तो अब क्या होगा? आपने अगर क्लॉट पे फर्स्ट वाले पे डाला ब्लड, तो सेकंड वाले पे डाला, थर्ड वाले पे डाला, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाले पे अगर हमने कहा क्लम्पिंग नहीं हो रही, ठीक है, और ब्लड एज इट इज ही मौजूद है, तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि हमने कहा कि इस एंटीबॉडीज ने उसको किल नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से आप बी पे भी टेस्ट कर सकते हैं और डी पे भी कर सकते हैं। डी वाले में क्या है? डी वाले में हम कहते हैं कौन सी एंटीबॉडीज मौजूद हैं? वो डी के खिलाफ मौजूद हैं, ठीक है। डी मतलब ब्लड ग्रुप आर एच के खिलाफ मौजूद है, मतलब आर एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको टेस्ट करने के लिए वहां पर एंटीबॉडीज मौजूद होती है। तो इस तरीके से आप टेस्ट करने के बाद ही क्या किया जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो पॉसिबल होती है। खैर, यहाँ पर आपके जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं, तो आप क्या करेंगे? आज करेंगे लेक्चर के एंड पर। अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूँगा, वहाँ पर हमारे पास मज़ीद क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। जी, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अच्छा, एक और हमारे पास केस है। ये केस क्या है? ये हमारे पास है बम्बे फिनोटाइप का। तो बम्बे फिनोटाइप बम्बई के नाम से ही है, यानी कि अब तो उसका नाम मुंबई है, लेकिन पहले उसे बम्बे के नाम से हम जानते थे। तो वहां पर एक ऐसा पेशेंट आया डॉक्टर्स के पास कि उन्होंने जब उसका ब्लड टेस्ट किया, मतलब वो किसी आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंट का शिकार हुआ, तो जब आए तो देखा, तो उसका जब ब्लड टेस्ट किया गया, तो हम कहते हैं कि वो इस नतीजे पे पहुंचे ब्लड टेस्ट करने के बाद कि ना तो उसको ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं ए लगाया जा सकता है, ना बी लगाया जा सकता है, ना उसको ए बी लगाया जा सकता है, और इवन के यूनिवर्सल डोनर ओ भी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इस पर वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। मुझे ये नहीं मालूम कि पेशेंट की डेथ हो गई या क्या, यकीनन डेथ हो गई होगी, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि ये बम्बे फिनोटाइप ये इंतहाई रेयर होता है, हमें ओ नेगेटिव आसानी से अवेलेबल नहीं होता, तो बम्बे फिनोटाइप उससे भी ज्यादा रेयर होता है, ठीक है। इसकी स्टोरी क्या है बम्बे फिनोटाइप की? हम इसकी स्टोरी देख लेते हैं। जहां पर सामने आपको एक प्रिकर्सर सब्सटेंस दिखाया हुआ है, ठीक है। इस प्रिकर्सर सब्सटेंस पर कुछ शुगर्स मौजूद हैं,
जैसे ग्लूकोज है, गलेक्टोज है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन दिखाई हुई है, इस तरीके से गलेक्टोज दिखाई हुई है। ये आपको एक प्रिकर्सर सब्सटेंस दिखाया हुआ है, और इसके अलावा आपको रेड रेड ब्लड सेल दिखाया हुआ है। इसी प्रिकर्सर सब्सटेंस ने फर्दर कन्वर्ट होना होता है एच सब्सटेंस में, और उसके बाद ए सब्सटेंस में या बी सब्सटेंस में उसमें कन्वर्ट होना होता है। तो ये जो रेड ब्लड सेल के ऊपर ये शुगर मौजूद होती हैं, जिसको ग्लूकोज, गलेक्टोज या एन एसिटाइल हम कहते हैं गलेक्टोज अमाइन, ठीक है, या एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है। ये हमने कहा कि प्रिकर्सर शुगर। तो इनकी तादाद कितनी होती है? इनकी तादाद आप किसी बायोकेमिस्ट्री की अथेंटिक बुक से क्या कर लेंगे, कंफर्म करेंगे। मतलब जो प्रिकर्सर शुगर है, इसको आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसमें बेसिकली 2-3 ही सब्सटेंस बताए हुए हैं। कौन कौन से? यही गलेक्टोज बताया हुआ है, और दूसरा कौन सा बताया हुआ है? ग्लूकोज अमाइन बताया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा मजीद क्या बताया हुआ है? ग्लूकोज बताया हुआ है। जहाँ पर ये बताया वहाँ पर आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि 2 से 3 सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है यही प्रिकर्सर सब्सटेंस। नेक्स्ट डायग्राम पे जाए, हम देखते हैं कि एच सब्सटेंस कैसे बनता है। जी, ये देखिए यहाँ पर एक शुगर है जिसको नाम दिया फ्यूकोज। ये जब ऐड होती है, कौन ट्रांसफर करता है? एक ही नाम याद रख ले, ट्रांसफरेज। मतलब फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज, फ्यूकोज ऐड होगी तो फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। ये किसने क्या किया? फ्यूकोज को यहाँ पर ऐड किया। अब आपके पास ये क्या बन चुका? एच एंटीजन बन गया या एच सब्सटेंस बन गया। याद रखिएगा, अगर ये एच सब्सटेंस जो है इसी पर ही फर्दर ए एंटीजन या बी एंटीजन ऐड हो सकता है, ठीक है। उसके बगैर हमने कहा ऐड नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे समझ ले कि कोई शख्स एफएससी करना चाह रहा है तो पहले उसको मैट्रिक करनी पड़ेगी। अगर उसने मैट्रिक की डिग्री उसके पास नहीं है, ठीक है, तो ना तो वो एफएससी कर सकता है, ना तो वो बीएससी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या केस है? हमने कहा कि आम तौर पे जब आपका ब्लड ग्रुप ए जो है वो बनता है या बी बनता है, कैसे? हमने कहा कि इसी जो एच सब्सटेंस है, इसी पर क्या किया जाता है? हम कहते हैं कुछ शुगर्स को ऐड किया जाता है। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट ए एंटीजन दिखाएं, आपको आइडिया हो जाएगा ए एंटीजन पे कौन सी शुगर मौजूद होती है। जी, यहाँ पर ए और बी का बताया हुआ है, ठीक है। ए से मुराद क्या है? ए से मुराद वो कहता है कि एन एसिटाइल गलेक्टोज अमाइन। जब ये शुगर ऐड की जाती है, कौन करता है? एंजाइम करता है। कौन सा? एन एसिटाइल गलेक्टोज अमाइन ट्रांसफरेज। तो इसके नतीजे में अब ये क्या बनता है? आपका जो एंटीजन है वो क्या कहलाएगा? एंटीजन ए कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने कहा एक और है, कौन सा? गलेक्टोज। जो हमने कहा गलेक्टोज ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा? अगर गलेक्टोज को ऐड करेगा तो अब हमने देखा ये आपका एंटीजन कौन सा होता है? बी होता है। लेकिन अगर दो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से? एन एसिटाइल गलेक्टोज अमाइन ट्रांसफरेज और उसके अलावा गलेक्टोज ट्रांसफरेज, दोनों प्रोड्यूस होते हैं, तो दोनों एंजाइम क्या करेंगे? दोनों शुगर को ऐड करेंगे। अब आपका ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि इनमें से कोई एंजाइम भी प्रोड्यूस नहीं होता, कौन कौन से? हमने कहा कि यही गलेक्टोज अमाइन ट्रांसफरेज या एनिसिटाइल गलेक्टोज अमाइन ट्रांसफरेज, इनमें से कोई ट्रांसफरेज प्रोड्यूस नहीं होता। अब आपके पास ये एंटीजन कौन सा है जिसको हमने नाम दिया ओ का? ये आप कहते हैं ब्लड ग्रुप आपके पास ओ है। लेकिन फिर याद रखें, सबके अंदर देखें आपको जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक जो रेड कलर में से सबसे लास्ट में शुगर शो की हुई है, रेड कलर में, ये कौन सी है? फ्यूकोज। फ्यूकोज सबके पास मौजूद है। फ्यूकोज होगी तो ही हमने कहा कि बाकी के एंटीजन ऐड हो सकेंगे। अगर ये फ्यूकोज यहाँ पर ऐड नहीं होगी, फिर हमने कहा कि बाकी के एंटीजन जो है वो उसके ऊपर ऐड नहीं हो सकते। इस चीज को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। ये आप समझ ले, ये ऐसे ही जैसे कि मैट्रिक की डिग्री है, ये होगी तो उसके बाद फर्दर एफएससी या बीएससी होगी, अदरवाइज हम कहते हैं कि ये नहीं होगी। अब वो लोग जो बेचारे बम्बे फिनोटाइप का शिकार होते हैं, तो उनके पास ये फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ही नहीं होता, जिसकी वजह से फ्यूकोज ऐड ही नहीं होती। जब फ्यूकोज ऐड नहीं होती तो प्रिकर्सर सब्सटेंस एज इट इज हक्का बक्का दंग होता है। उसके ऊपर ना ही तो हमने कहा ए एंटीजन, ना ही बी, या हम कहते हैं ए बी, कोई भी हम कहते हैं कि उसके ऊपर ऐड नहीं हो पाता। ये जो ब्लड ग्रुप होता है उनका, उनको हम नाम देते हैं बम्बे फिनोटाइप। और याद रखिए, बम्बे फिनोटाइप रखने वाले
जो है वो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल डोनर असल में है वो सबको दे सकते हैं, ठीक है, ओ को भी दे सकते हैं, लेकिन वो किसी से ले नहीं सकते, वो सिर्फ किससे ले सकते हैं, ओ से। तो आमतौर पर हमारे यहाँ माशरे में भी असूल है, जो सबको दे रहे होते हैं, डोनेट करने वाले होते हैं, वो आमतौर पर किसी से लेते नहीं है। जो लेने वाले होते हैं वो किसी और को आमतौर पर देते नहीं है। इसको आप ऐसे ही क्या कर दें कि याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम पे जाइए, बम्बे फिनोटाइप। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा, अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लाजमी तौर पर पूछेंगे। हाँ जी, ये थोड़ा सा मजीद आपको बताना था, RH ब्लड ग्रुप के वाले से बताना था। जो एबीओ ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज है वो तो आपने कहा कि जैसे 2-3 मंथ के बाद ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो RH ब्लड ग्रुप वाले हैं इनकी एंटीबॉडीज आपके अंदर कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये कि जब तक कोई पॉजिटिव, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव है, ठीक है, उससे मुराद क्या है? हमने कहा कि उसके पास R एंटीजन मौजूद ही नहीं है, RH एंटीजन मौजूद ही नहीं है, उसके पास ना तो एंटीजन होता है और ना ही एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस होती है? जब उनके अंदर हम कहते हैं कि RH पॉजिटिव वाला ब्लड जो है, किस तरीके से आप उसे ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो ही हमने कहा उनके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती, अदरवाइज प्रोड्यूस नहीं होती। अब ये केस देखिए, एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है, हम वो फर्ज कर लेते हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, हमने देखा जो फिटस है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो इशू नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? चंद एक ब्लड सेल जो है वो हम कहते हैं फीटस से मदर की तरफ जाते हैं, तो उसको क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि अगर इसी की बच्चे की क्या होती है, बर्थ होती है, तो बर्थ होने के बाद जब प्लेसेंटा वगैरह कट किया जाता है तो आप कहते हैं बहुत सारे जो बेबी के जा हमने कहा जो फीटस जिसे हम कह रहे थे, तो उसके जो ब्लड है जब मदर के अंदर जाएंगे तो मदर के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कोई और सेकंड, जिसे कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी होती है और बच्चा जो है वो क्या है, RH पॉजिटिव है, तो मदर से बहुत सारी मिकदार में जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या करेंगी, अब हम कहते हैं कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती हुई जो है वहां तक जाएंगी और उस फिटस को क्या करेंगी, हम कहते हैं कि बुरी तरीके से उसको इफेक्ट करेगी। उसका लीवर है, उसका स्प्लीन है, बुरी तरीके से मुतासिर होंगे, उसको जॉन्डिस है, अनीमिया, इस तरह के इश्यूज होते हैं, और स्टिल बर्थ यानी कि उसकी बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो इसका हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो आसान ही है कि जब फर्स्ट बर्थ होती है तो उसके तकरीबन आप 2 से 3 दिन तक, मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, आप जो है एंटी सीरम डालेंगे मदर के अंदर, मतलब जहाँ पर जो अ, इसके फिटस के ब्लड जो वहां पर गए थे, तो उनको क्या करेंगे, फौरी तौर पर किल करेंगे, इससे पहले कि मदर क्या करे, RH के खिलाफ एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करे। अच्छा, एक और भी आमतौर पे लोग सवाल करते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के वाले से बात कर लेते हैं। एबीओ के हिसाब से क्या कि अगर फर्ज किया कि ब्लड ग्रुप जो है, अगर बेबी का, हमने कहा कि ये अगर ब्लड वहां पर जाता है मदर के अंदर, ठीक है, तो वहां पर जिसे आप कह सकते हैं कि इनकम्पेटिबिलिटी किस चीज की है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की है। मतलब बेबी का क्या है, फर्ज किया बी है, और मदर का हम सपोज कर लेते हैं उसका क्या है, ए है, तो अगर उसका ब्लड अंदर जाएगा तो हम कहते हैं कि जो एंटी ए एंटीबॉडीज है वो तो ऑलरेडी हमने कह दिया पहले से मौजूद होती है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि बाद में प्रोड्यूस होती है, तो वो फौरी तौर पर क्या कर देती है, उसको किल कर देती है। तो जो इशू आ रहा है हमारे पास वो किस चीज का आ रहा है, कौन सी एंटीबॉडीज या कौन से ब्लड का आ रहा है, वो हमारे पास RH फैक्टर का आ रहा है, कि इसकी यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का केस आ रहा है कि इसकी जो एंटीबॉडीज हैं वो हम क्या कहते हैं कि मुतासिर कर सकती हैं किसको, फिटस को। तो ये टॉपिक वैसे तो सारा का सारा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि लेक्चर जब आमतौर पे पढ़ाया जा रहा होता है तो उस सूरत में बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं कि बाज़ बात हम बताना भूल जाते हैं। तो जब आप आस्क करेंगे तो मुझे फिर पता चलेगा कि आपको किस हद तक अंडरस्टैंडिंग हुई है और आप मजीद क्या क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछना चाह रहे हैं। जी, आप लोग पूछ सकते हैं जिसने जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर पास करना है।
जी पूछिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हिसाब से, RH जो है कंपैटिबिलिटी के हवाले से, और बम्बे फिनोटाइप के हवाले से, तो 3 तरह के टॉपिक बन जाते हैं। उस पर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। आज मैंने कहा था कि टॉपिक अच्छा होगा, और आप कोई भी क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन ही पूछ लें, ठीक है। आज आपको अलाउ किया हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछे, बेशक इजी पूछे, टफ पूछे, जो आपको समझ आई है या जो कंफ्यूजन है यहाँ पर पूछ लें उसके बाद, वरना हमें लेक्चर को मजबूरन एंड करना पड़ेगा। सर मेरे ख्याल से ये ग्रुप के अंदर पूछना चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूछेंगे, पूछ रहे हैं जी। अस्सलाम सर। हाँ, सर ये RH फैक्टर के बारे में बता दें थोड़ा सा। हाँ देखें, जिस तरीके से हमने बात की थी इसके बारे में कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के हवाले से, उसके लिए अलील कहाँ पर मौजूद होती है? क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद होती हैं। इस तरीके से जो RH फैक्टर की जो आप कह सकते हैं एंटीजन है, ठीक है, या अलील है, सॉरी, तो ये क्रोमोसोम नंबर 19 पर मौजूद होती हैं। FSC में लिखा हुआ है, थोड़ी डिटेल दी हुई है कि A है, या हमने कहा कि E मौजूद है, D है, यानी कि पॉसिबल जीन है, लेकिन उनमें D सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी पर ही मैंने बात की है कि अगर एक ऐसा शख्स जिसके पास कौन सा लील मौजूद है, कैपिटल डी डी मौजूद है, तो वो क्या करेगा? RH एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से अगर किसी के पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब एक कैपिटल डी और स्मॉल डी मौजूद है, तो वो भी हम कहते हैं कि RH एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वो बंदा जिसका हम कहते हैं केस क्या है, दोनों रिसेसिव एलील हैं, स्मॉल डी। अब हम कहते हैं कि वो RH एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम उसको क्या नाम देंगे? नेगेटिव। मतलब जिसके पास जो अगर एंटीजन मौजूद है तो वो पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। और जिसके पास एंटीजन मौजूद नहीं है, RH एंटीजन मौजूद नहीं है, तो वो नेगेटिव कहलाता है। और मजीद ये बताया कि जो नेगेटिव है उसके पास दोनों मौजूद नहीं है। दोनों से क्या मुराद है? ना तो एंटीजन मौजूद है और ना ही एंटीबॉडीज। जबकि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में स्टोरी कुछ थोड़ी सी चेंज है। उससे मुराद क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है, ठीक है, तो वहां पर एंटीजन A मौजूद होता है, लेकिन हमने कहा एंटीबॉडीज A मौजूद नहीं होती। या दूसरा केस देख लें, ABO, AB और O को हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है, तो उसके मुराद क्या होता है? उसके पास एंटीजन AB है, B भी है, लेकिन एंटीबॉडीज नहीं है। और जिसका ब्लड ग्रुप O होता है, उसके पास ना तो एंटीजन A है, ना ही एंटीजन B है, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों के खिलाफ होती हैं, A के खिलाफ भी और B के खिलाफ भी। तो ये था कंसेप्ट। मजीद कोई बात आपने पूछनी है तो आप पूछिए। सर ये RH फैक्टर में भी शुगर पाई जाती हैं? हाँ, शुगर की वजह से आपने बात की है कि लाजमी तौर पर जिसे कहते हैं कि कोई भी एंटीजन है उसको अटैच करने के लिए आप कह सकते हैं कि शुगर वगैरह ये लाजमी, यानी कि रेड ब्लड सेल है, तो उसकी सरफेस पर ये शुगर्स मौजूद होती हैं, तो उसी पर क्या करते हैं? हम कहते हैं एंटीजन जो है वो आकर अटैच होते हैं। जी, मजीद किसी और क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये पॉलीमॉर्फिक जीन के बारे में बता दें। हम मल्टीपल एलील को ही कहेंगे कि वो जो जीन होगा वो पॉलीमॉर्फिक होगा। हाँ, एक पॉलीमार्फ से क्या बात है? बहुत सारी शक्लें। तो एक ही जीन की अगर बहुत सारी शक्लें मौजूद है तो वो पॉलीमार्फिक ही कहलाएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली आपका जो है मल्टीपल एलील, वैसे हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या ऑलरेडी ये टॉपिक आता है? जी, बुशरा मान,
इसके हवाले से आज का जो टॉपिक है ओवरऑल हमारा ये मल्टीपल एलील फिलहाल चल रहा है, तो इसमें कोई आपका क्वेश्चन कोई ए बी ब्लड ग्रुप के हवाले से, ट्रांसफ्यूजन के हवाले से, या RH के हवाले से, या बम्बे फिनोटाइप के हवाले से कोई क्वेश्चन आपका? जी सर, नहीं ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, और जो है आपके लिए बहुत सी दुआएं। पहले भी पढ़ा हुआ था मैंने, तो अभी जो है वो काफी क्लियर है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत मुझे पहले ये बिल्कुल उम्मीद थी कि माशाल्लाह जितने भी जो कंसेप्चुअल टॉपिक है वो आपको बहुत बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। टॉपिक ओवरऑल वैसे टफ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, थोड़ी सी जो इश्यूज आवाम को पेश आते हैं वो इसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारे भी ग्रुप्स में आमतौर पर क्वेश्चन किए जाते हैं, और उसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किसी का ब्लड ग्रुप O है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, B है। तो अगर हमने कहा कि O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है तो उससे लेना भी चाह रहा होता है तो वो आमतौर पे बिल्कुल मजबूरी के केस में डॉक्टर लगाते हैं, वरना आमतौर पे डॉक्टर लगाते नहीं है। मैंने अपना दोस्त की बात ज़बानी बताई है कि जिसे जो है हर हफ्ते जिसे कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है, वो कहते हैं मैं खुद डॉक्टर से कह देता हूँ कि आप ऐसा करें कि मुझे ब्लड लगा दें फिलहाल, मुझे अगर दूसरा ब्लड नहीं मिल रहा तो। ठीक है, तो मैं कहता है उनको कह देता हूँ कि अलाउ करता हूँ कि आप मुझे क्या करें लगा दें। डॉक्टर भी आमतौर पर कहते हैं वहाँ पर जो है वो इस चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं कि ठीक है वो यूनिवर्सल डोनर तो है, लेकिन उसके पास क्या मौजूद होती है, एंटीबॉडीज मौजूद होती है। अगर थोड़ा सा भी हम कहते हैं कि वो नुकसान किया उसने, तो हम क्या फर्दर जो है कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस चीज़ पर थोड़ा सा डॉक्टर भी आप कह सकते हैं कि मोहतात रहते हैं। बाकी मजीद अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में आस्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उस पर बात कर लेंगे। ठीक होगी बात, ओके, फिर इसको एंड कर दें। अगर किसी को और